नमस्कार दोस्तों। अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री सुपर पावर और ईरान एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी सालों से सैंक्शन के नीचे दबी हुई है। Iran's ongoing economic crisis is reshaping cultural and family life, as the simple act of hosting Iran is seen. अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपैरिजन देखकर लगता है कि अमेरिका कुछ ही दिनों में ईरान को हरा देगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया, अफगानिस्तान में 20 साल तक वॉर लड़ी, तो ईरान पर फुल स्केल अटैक क्यों नहीं किया? क्या अमेरिका ईरान को हरा नहीं सकता? आखिर क्या वो एक चीज़ है जो अमेरिका को ईरान पर फुल अटैक करने से रोक रही है? अमेरिका और ईरान हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की गवर्नमेंट थी, जो अमेरिका की क्लोज अलाई मानी जाती थी। लेकिन 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। President and the Shah met for about an hour this morning. The President said the Shah's visit was encouraging and had strengthened the strong ties of friendship between the two countries. Despite the temporary imposition of martial law, the Shah's new government appears determined to press ahead. आयतुल्ला खमेनी के पावर में आने के बाद अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया और इसी दौरान तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाकर रखा गया। उस दिन के बाद से दोनों देशों के बीच में रिलेशन कभी नॉर्मल नहीं हुए। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, ईरान ने एंटी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अपना ली और मिडिल ईस्ट एक नए कोल्ड वॉर की बैटल फील्ड बन गया। अगर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी जाए तो अमेरिका का डिफेंस बजट ईरान से कई गुना ज़्यादा है। अमेरिका के पास डजन्स ऑफ एडवांस मिलिट्री बेसिस हैं। अमेरिका के पास F-35 और F-22 स्टील्थ फाइटर जेट हैं, B-2 स्टील्थ बॉम्बर हैं। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की एयर फोर्सेस देखें तो काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम ट्रेडिशनल एयर वॉर में ईरान अमेरिका को मैच करें तो ईरान अमेरिका को मैच कर ही नहीं सकता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या वो आखिर ऐसी चीज़ है जो अमेरिका को ईरान पर फुल स्केल वॉर से रोक रही है? ईरान की सबसे बड़ी जो डेंजरस स्ट्रेटजी है वो प्रॉक्सी वॉरफेयर है। ईरान ने सालों तक मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड किया है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुतीज, इराक में शिया और सीरिया में भी कई ऐसी आर्म्ड ग्रुप हैं जो कि ईरान को सपोर्ट करते हैं। और अगर अमेरिका ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आएगा, वो पूरा रीजन एक्टिव हो सकता है। अमेरिकन बेसिस, ऑयल फैसिलिटीज, शिपिंग रूट्स सब टारगेट बन सकते हैं। और यही वजह है कि ईरान के खिलाफ वॉर कभी सिर्फ दो कंट्रीज की वॉर नहीं रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इसी नैरो वाटरवे से गुजरता है और ईरान इस स्ट्रेट के बिल्कुल पास में बैठा है। अगर वॉर के दौरान शिपिंग डिस्टर्ब होती है, जो कि हमने कई बार देखी है, तो ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ जाते हैं और इसीलिए इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर नहीं होता। इंडिया, चाइना, जापान, यूरोप, इसका असर सब पर पड़ता है। फ्यूल महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और ग्लोबल इकोनॉमी पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए गल्फ रीजन का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इशू बन जाता है। किसी कंट्रीज को बॉम्ब करना और मिसाइल मारना एक अलग बात है, लेकिन उस कंट्री को फुल्ली कंट्रोल करना, इन्वेजन करना बिल्कुल एक अलग तरीके का चैलेंज होता है। और ये एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान से ले सकते हैं। अफगानिस्तान में भी मिलिट्री विक्ट्री के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और लास्ट में अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा था।
और अमेरिका जानता है कि अगर वो ईरान के साथ में डायरेक्ट वॉर में उलझा तो बैक एंड से चीन का सपोर्ट आना बिल्कुल पक्का है। और यही एक कारण है कि अमेरिका ये चीज़ समझता है कि अगर वो ईरान के साथ में डायरेक्टली वॉर में उलझता है तो ऐसे में ये बड़ी संभावना है कि अमेरिका ईरान वॉर में उलझ कर रह जाएगा और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना ही उठाने वाला है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि ईरान ने पिछले कई सालों में अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया है और इनके पास में शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की काफ़ी सारी मिसाइलें हैं जो उस रीजन में अमेरिका के बेसिस हैं उन बेसिस को टारगेट कर सकती हैं। और ये चीज़ हमने देखी भी है कि ईरान ने किस तरीके से यूएसए के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है और यूएई और सऊदी अरब जैसे देश जहां पर अमेरिका के डिफेंस बेस हैं उनको ईरान ने किस तरीके से अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया है। और इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। वेस्टर्न कंट्रीज का ये कंसर्न रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स लगातार डेवलप कर रहा है और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। हालांकि ईरान ये कहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है और इसी इशू पर अमेरिका ने ईरान पर लगातार सैंक्शन लगाए हुए हैं, नेगोशिएशंस भी हुई हैं। और यही एक कारण भी था कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको किसी भी तरीके से नष्ट किया जा सके। हालांकि इजराइल और अमेरिका का ये जो अटैक था वो विफल रहा था और पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर पाए थे। और अमेरिका एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता है कि अगर एक बार ईरान के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड आ जाते हैं तो फिर ईरान पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। और इजराइल की प्रॉब्लम यही है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान जैसी कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर प्रोग्राम आ जाए। देखिए, ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर के हिसाब से अमेरिका ईरान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मॉडर्न वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि वॉर कौन जीतेगा, क्वेश्चन ये भी होता है कि यूएसए को उस जीत की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, कितने सोल्जर्स चुकाने पड़ेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना रीजनल डैमेज होगा और कितना इकोनॉमिक क्राइसिस होगा और अमेरिका और ईरान वॉर का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसे होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।